हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने अपना एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नेम था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और उसमें मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स लास्ट वीडियो में कवर करा दी थी। सो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो आप पहले प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो देख कर आओ और तब इस वीडियो को देखना। और मैंने काफ़ी बच्चों में क्या नोटिस किया, वो करते क्या है, वो बिना थ्योरी किए, मतलब जैसे जो मैं आपके थ्योरी के चैप्टर करा रहा हूँ वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल चैप्टर्स पे आ जाते हैं, जैसे कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। सो आप ये मिस्टेक कभी नहीं करना, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी आप अकाउंट्स के न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको लॉजिक ही नहीं पता होगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है। जैसे कि साइंस में भी आप क्या करते थे, पहले थ्योरी करते थे फिर आप कहीं जाकर प्रैक्टिकल कर पाते थे। सो सेम अप्लाई विद अकाउंटिंग, पहले आपको थ्योरी करनी है फिर आपको इसके प्रैक्टिकल करने हैं। सो आप जैसे मैं आपको वीडियो सीरीज़ में वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहले मैं थ्योरी करा रहा हूँ, आप ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस करना, तभी आप अकाउंटिंग को बहुत आसानी से समझ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है सो आप इसे अपने फ्रेंड्स और अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो। और जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम बची हुई अकाउंटिंग टर्म्स आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। सो आवर फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या होता है, ये एग्जैक्ट सेम वही होता है जो कि मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बताया था, मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको बताया था वो सारे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम एक्सपेंस बोलते हैं। अब हम एक्सपेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो गुड्स या सर्विसेज बनाने का या उनको बेचने का जो खर्चा आएगा हमारा, उसे बोलते हैं हम एक्सपेंस। और एक्सपेंस के एग्जांपल क्या है, जैसे सैलरीज, जो आप गुड्स बनाते हो, जैसे जो अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो सो उसमें आप अपने लेबरर को सैलरी देते हो, उनको वेजेस देते हो। और इसके अलावा बैड डेट हो जाते हैं आपके, कुछ मतलब पैसा आपको मिल ही नहीं पाता। सो ये सारे किसका एग्जांपल है, ये सारा एग्जांपल है आपका एक्सपेंस का। इसके अलावा आप इसमें ले सकते हो रेंट, जैसे बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हो आप, टेलीफोन रेंट, ये सब आते हैं एक्सपेंसेस में। सो जो एक्सपेंस होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये एग्जैक्ट सेम होता है। अब हमारी सेकंड अकाउंटिंग टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब वो पैसा जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किससे मिल रहा है, मतलब या तो मिल रहा है या फ्यूचर में मिलेगा फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है बिजनेस की मेन एक्टिविटी। जैसे कि आप किसी शॉपकीपर पे जाओ, उसकी मेन एक्टिविटी क्या है, उसकी मेन एक्टिविटी है बुक्स को सेल करना। और ऐसे ही अगर आप किसी मतलब बेकरी शॉप पे चले जाओ, उसका मेन बिजनेस क्या होता है, उसका मेन बिजनेस होता है बिस्किट वगैरह बेचना, पेस्ट्री बेचना, केक बेचना। सो ये सब होता है उनका मेन बिजनेस। सो वो पैसा जो कि एक एंटिटी अपनी मेन एक्टिविटी से या मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट करती है, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। सो उस पैसे को हम क्या बोल लेंगे, उस पैसे को बोल लेंगे हम रेवेन्यू। सो रेवेन्यू में एक और चीज़ ध्यान में क्या देनी है कि रेवेन्यू होता है आपका रेगुलर नेचर का, मतलब जो पैसा आपको अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिलेगा वो आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। जैसे कि आप सेल कर रहे हो अपने गुड्स और सर्विसेज, जैसे आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप सेल तो डेली कर रहे हो, आप डेली के हो सकता है जो शॉपकीपर है वो 10 बुक बेच रहे हो, आज उसने 10 बेची, कल 20 बेच रहा है। सो रेवेन्यू होती है आपकी रेगुलर नेचर का अमाउंट जो आपको रेगुलरली मतलब आपको डेली मिल रहा है, उसे बोलते हैं हम रेवेन्यू। अब रेवेन्यू के बाद हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है इनकम। अब इनकम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज इनकम, मतलब कि जो रेवेन्यू एक शॉपकीपर ने जनरेट किया, ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, किसी का शॉप का बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई मोबाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई ये पेन मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो उनसे जितना उसको रेवेन्यू जनरेट हुआ और उसे बनाने में जितना खर्चा आया, मतलब जो उसका एक्सपेंस हुआ, अब जैसे जो पेन बना रहा है सो पेन बनाने से उसे जो उसने सेल करी उसे कुछ अमाउंट मिलेगा, और इस पेन को बनाने का भी कुछ खर्चा आएगा। सो जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दोगे वो क्या आएगी आपकी, वो आएगी आपकी इनकम। सो अभी के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका बिजनेस है और ये किस चीज़ का बिजनेस है, ये हम अभी के लिए सपोज कर लेते हैं ये बिजनेस है पेंसिल का।
मतलब ये बिजनेसमैन क्या करते हैं, पेंसिल बनाता है और उनको बेचता है। सो अभी के लिए आप सपोज करो जब इसने पेंसिल बनाई तो इसका खर्चा किस पे आया, ये वुड लेकर आया। इसके अलावा लेड लगता है, आपको पता है जो पेंसिल में ब्लैक कलर का होता है उसे लेड बोलते हैं। सो इसे लेकर आने के लिए सपोज करो इसका खर्चा आ गया 1 लाख, और मैन्युफैक्चरिंग में उसका अलग से खर्चा कितना आ गया 1 लाख, मतलब कि 2 लाख का उसका खर्चा आ गया। बट उसने जो पेंसिल मैन्युफैक्चर करी उसकी सेल हुई है इसकी 3 लाख की। सो जब आप 3 लाख में से 1 लाख को माइनस कर दोगे, सो जो बचा आपका 2 लाख, ये क्या होगा आपका, ये होगी आपकी इनकम। सो इनकम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज इनकम। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज प्रॉफिट। प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है, प्रॉफिट मीन्स द इनकम अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कि वो इनकम जो कि एक बिजनेसमैन अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट कर रहा है उसे बोल लेंगे हम प्रॉफिट। अब इनकम क्या होती है, इनकम होती है आपकी टोटल, मतलब कि जो टोटल पैसा आपको मिल रहा है उसमें से भी जो आपका मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से होगा उसे क्या बोल लेंगे हम, उसे बोल लेंगे हम प्रॉफिट। मतलब इनकम में से, इनकम क्या होते हैं, जो आपको टोटल पैसा मिला उसमें से जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा आपका प्रॉफिट की कैटेगरी में। अब प्रॉफिट भी आप 2 टाइप्स में स्टडी करोगे, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा वो प्रॉफिट होता है जिसे कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हो। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसको आप देख सकते हो कि ये एक्सपेंस एक्चुअली में किससे रिलेटेड है, मतलब आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, इसके अलावा आपने फ्रेट पे किया, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट के होते हैं। ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर कराऊंगा। सो अभी के लिए आप सिर्फ ये लगाकर चलो, ग्रॉस प्रॉफिट के होते हैं जब हम रेवेन्यू में से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तब आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कब आता है, जब आप रेवेन्यू में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के दोनों माइनस कर देते हो तब आपका क्या आता है, तब आपका आता है नेट प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे क्योंकि आपकी बुक में इसके ऊपर स्पेशल 2 चैप्टर हैं। सो ये कंसेप्ट आप अभी के लिए इतना ही समझ सकते हो और डिटेल में इसको हम वहाँ पर समझेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है गेन। अब गेन क्या होता है, बेनिफिट, एडवांटेज फ्रॉम समथिंग अदर देन डे टू डे एक्टिविटीज़, मतलब कि वो बेनिफिट या वो फ़ायदा जो कि आपको अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं मिल रहा उसे बोलते हैं हम गेन। अब मैंने इनकम में क्या बताया था आपको, मैंने इनकम में बताया था जो टोटल पैसा आपको मिल रहा है या मिलेगा उसे बोलते हैं हम इनकम। और इसमें से भी जो रेगुलर नेचर का था, मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड था, वो हमने प्रॉफिट में रख दिया। और जो बचा हुआ जो आपका नॉन ऑपरेटिंग था, मतलब कि जो कभी कभी होता है, उसे हमने कहाँ पर रखा, उसे हमने रखा गेन की कैटेगरी में। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, जैसे जो हमारा बिजनेसमैन है जब वो सेल करेगा, अपने कस्टमर को सेल करेगा, सो ये तो इसकी नॉर्मल एक्टिविटी है, सो उसे हम रखेंगे। उससे जितना इसका रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे हम प्रॉफिट की कैटेगरी में रख देंगे। और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो बिजनेस में बहुत रेयर होते हैं, जैसे कि सपोज करो आपका कोई बिजनेस था और आपने अपनी मशीन बेच दी। अब मशीन आपने किस लिए खरीदी थी, मशीन आपने इसलिए खरीदी थी ताकि आप उससे प्रोडक्शन करो और प्रोडक्शन करने के बाद अपने गुड्स बेचोगे मार्केट में। बट आपको कुछ मजबूरी के कारण या मार्केट में कोई नई मशीन आ गई, सो आपने इस मशीन को ही बेच दिया। और इस मशीन को बेचने से आपको जो फ़ायदा होगा, जैसे कि आपने मशीन खरीदी थी 2 लाख की और आज ये बिक गई आपकी 4 लाख की, सो आपको कितने का बेनिफिट हुआ, आपको डायरेक्टली 2 लाख का बेनिफिट हुआ। सो इस बेनिफिट को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इस बेनिफिट को रखेंगे हम गेन की कैटेगरी में। मतलब कि जो नॉन रेगुलर नेचर का होगा, जो मतलब ऐसा होगा जो बिजनेस में बहुत ही रेयर होगा, उसे हम गेन की कैटेगरी में रखेंगे। और जो नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड होगा उसे हम प्रॉफिट की कैटेगरी में रखेंगे। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है लॉस। लॉस की डेफिनेशन क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू, मतलब कि जब आपका खर्चा आपके रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगा तब आप उसे क्या बोलोगे, तब आप उसे बोलोगे लॉस। जैसे कि ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम। आप ऐसे कैलकुलेट करते हो इनकम। इनकम कब आती है, जब आपका ये ज़्यादा हो और एक्सपेंस कम हो, तभी आपको इनकम होगी।
अब काफ़ी बार क्या होता है, रिवर्स सिनेरियो हो जाता है, मतलब उल्टा सीन हो जाता है कि आपका रेवेन्यू तो सपोज करो सिर्फ 50,000 आया और आपका खर्चा कितना आ गया, आपका खर्चा आ गया 3 लाख। सो ये कैसी सिचुएशन हुई, ये सिचुएशन हुई लॉस की, क्योंकि अब आपको क्या हुआ, अब आपको घाटा हुआ है। घाटा कितने का हुआ, आपको लॉस हुआ है 2,50,000। सो लॉस क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अब जो बिजनेस है उसके हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने पड़ते हैं। सो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या स्पेसिफाई कर रखा है, उसने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर रखा है, जैसे कि 1 साल है। सो उस साल का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लॉस कैलकुलेट करना है। सो वो साल कब से शुरू होता है, वो शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से, और ख़त्म कब होता है, वो ख़त्म होता है आपका 31 मार्च को। सो फाइनेंशियल ईयर क्या ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर आपका वो ईयर होता है जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल से, ख़त्म होता है 31 मार्च अगले साल की। सो क्योंकि नॉर्मल ईयर तो आपका 1 जनवरी को शुरू होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है, बट बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, 1 अप्रैल को, ख़त्म कब होगा, 31 मार्च को। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस अब हम समझ लेते हैं। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या दे रखी है, एक्सपेंसेस दैट हैव बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द अपकमिंग ईयर या ईयर्स। मतलब कि वो सारे एक्सपेंसेस जो कि आपने अभी पे कर दिए, मतलब अभी क्यों पे कर दिए, आपने वो एडवांस में पे कर दिए, और जिनका बेनिफिट आपको आने वाले साल या आने वाले सालों में मिलेगा। जैसे कि सपोज करो आप हर साल बिजनेस में क्या पे करते हो, आप हर साल बिजनेस में इंश्योरेंस पे करते हो। इंश्योरेंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि फायर इंश्योरेंस होता है, आग लगने से अगर कुछ नुकसान हो गया सो आप उसका इंश्योरेंस करा लेते हो, थेफ्ट इंश्योरेंस करा लेते हो। सो बहुत टाइप के इंश्योरेंस होते हैं जो कि आपने डिफरेंट टाइप्स की एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा, टेलीविज़न वगैरह में। सो जो इंश्योरेंस होता है वो नॉर्मली 1 साल के लिए पे किया जाता है। सो अब काफ़ी बार क्या होता है, कोई बिजनेसमैन होता है वो एक साथ ही 4-5 साल का इंश्योरेंस पे कर देता है। सो अभी के लिए हम सपोज कर लेते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू कब हुआ, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2023, और ख़त्म कब होगा, ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2024 को। सो जो हमारा इंश्योरेंस है वो सिर्फ 1 ही साल का होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ 1 ही साल के प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने हैं। बट काफ़ी बार बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो 2-3 साल का एक साथ ही इंश्योरेंस पे कर देंगे। जैसे कि इंश्योरेंस पे करना था सिर्फ 1 साल का, जो हमारा बिजनेस है, मतलब कि जो बिजनेसमैन है उसने इंश्योरेंस पे कर दिया 1.5 साल का। सो मतलब कि 1 साल का तो उसे पे करना ही था, उसने 0.5 मंथ्स का एडवांस में पे कर दिया। सो जो ये एडवांस में पे कर दिया ये क्या है, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब कि जो हमने पहले ही एडवांस में पे कर दिया, जिसका बेनिफिट क्योंकि हमें आने वाले साल में मिलेगा, 31 मार्च के बाद मिलेगा। सो जो 31 मार्च के बाद जिसका बेनिफिट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सपेंसेस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड। ये एक्सपेंसेस इनका टोटली रिवर्स होते हैं। प्रीपेड कौन से होते हैं, जो आपने एडवांस में पे कर दिए, बट आउटस्टैंडिंग वो खर्च होता है आपका जो आपको इस साल में पे करना था बट आप उसे पे नहीं करते। जैसे कि सपोज करो हमारा फाइनेंशियल ईयर नॉर्मल यही है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। अब हमें क्या करना था, हमें पे करनी थी सैलरीज़। सैलरीज़ हम कितने मंथ्स की पे करते हैं, हम सैलरी पे करते हैं 12 मंथ की, क्योंकि हम पूरे के पूरे 12 महीने अपने एम्प्लॉय से काम कराते हैं। अब सपोज करो जो हमारा 31 मार्च का मंथ था, मतलब कि जो हमारा मार्च का मंथ था, उस मंथ में हमने इनकी सैलरी पे नहीं करी। सो इनकी सैलरी हमने पे नहीं करी जबकि इनसे हमने काम तो करा लिया। सो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब कि जो खर्चा हमें पे करना था, जो हमें एक्चुअली में इस साल जिसका बेनिफिट हमने ले लिया बट हमने उसे पे नहीं किया, उसे बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है एक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल। एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल क्या होती है, इनकम अर्न ड्यूरिंग द करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर। मतलब कि वो इनकम जो कि आपने इस साल अर्न तो कर ली, अर्न मतलब वो आपने कमा तो ली बट वो आपको अभी पे नहीं करी गई। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि अभी सपोज करो ये आपका बिजनेस है
और आपका बिजनेस क्या करता है, दूसरे बिजनेसमैन के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, जैसे जनरेटर वगैरह बहुत टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। सो अब आपके बिजनेस के पास किसी वाई बिजनेस था ये, इसने आपके बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हमारी सनरूफिंग कर दो, मतलब सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर दो हमारे यहाँ पर। तब आपके बिजनेस ने क्या किया, इनके वहाँ पर गए, पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन वगैरह कर दी। सो अब क्योंकि आपके बिजनेस ने इनका काम कर दिया, सो इनको आपको क्या करना था, पैसा पे करना था, क्योंकि जो आपका बिजनेस है वो इसके लायबल हो चुका है। लायबल होने का मतलब कि वो एक्चुअली में इसका हकदार बन चुका है, क्योंकि इसने तो अपना काम कर दिया और अब ये पैसा रिसीव कर सकता है। बट जो वाई बिजनेस था, इसने इसको अभी इस साल पैसा देने से मना कर दिया कि ये इसको फ्यूचर में पे करेगा। सो वो पैसा जिसके लिए हम काम कर चुके हैं बट हमें उसके लिए अभी हमारा अमाउंट नहीं मिला, उसे बोलते हम एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। मतलब जो काम हमने कर दिया, जिसका पैसा हमें मिलना था बट दूसरे बिजनेसमैन ने अभी हमें पे नहीं किया, सो उसे बोलते हैं हम अर्नड इनकम, एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है अनअर्नड इनकम या इनकम रिसीव इन एडवांस। अब काफ़ी बार क्या सिचुएशन होती है कि जो आपका बिजनेस है उसको काफ़ी बार कुछ कस्टमर एडवांस में पैसा दे देते हैं, और जबकि अभी आपने उस कस्टमर का काम भी नहीं किया होता, तब हम उस टाइप की इनकम को क्या बोलते हैं, अनअर्नड इनकम या इनकम रिसीव इन एडवांस। इसकी डेफिनेशन क्या है, इनकम रिसीव्ड इन द करंट ईयर बट द होल अमाउंट ऑफ द डज नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर। मतलब कि ऐसी अमाउंट जो कि आपको इस साल मिल चुका है और जबकि आपने उस कस्टमर का काम इस पूरे साल में नहीं किया, सो वो अमाउंट क्या होगा, उस अमाउंट को बोल लेंगे हम अनअर्नड इनकम या इनकम रिसीव इन एडवांस। हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है परचेजेस। इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है हमें, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील। मतलब कि हम बिजनेस में या अकाउंटिंग में परचेजेस वर्ड किसके लिए यूज़ करेंगे, सिर्फ गुड्स के लिए। जो बिजनेस में गुड्स परचेज किए जाएंगे, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे परचेजेस। अब ये गुड्स क्या होते हैं, गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर फॉर दी सेल। मतलब कि गुड्स हम उन प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेंगे जो कि आपने किस लिए परचेज करे हैं, ताकि आप उसे सेल कर दो, या किसके लिए यूज़ करेंगे हम इसको, हम यूज़ करेंगे रॉ मटेरियल के लिए, जिससे आप कुछ प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेच रहे हो। सो गुड्स हम किस किस के लिए यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हो कुछ सेलर के होते हैं, वो किसी से सामान खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं, तो उस सामान के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गुड्स। और इसके अलावा आप काफ़ी बार देखते हो कुछ कंपनीज वगैरह होती हैं, वो क्या खरीदती हैं, वो रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदती हैं, फिर उसके प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और प्रोडक्ट्स बनाने के बाद वो क्या करती हैं, वो बेचती हैं उसको मार्केट में। सो हम इस रॉ मटेरियल के लिए भी क्या यूज़ करेंगे, इस रॉ मटेरियल के भी यूज़ करेंगे हम गुड्स। सो गुड्स हमारे क्या होते हैं, गुड्स होते हैं या तो जो आप बने बनाए मार्केट से गुड्स खरीद रहे हो, मतलब बने बनाए प्रोडक्ट खरीद रहे हो, या आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, जिसको आप किस लिए खरीद रहे हो, ताकि आप इससे या तो फर्दर प्रोडक्शन करो या इसे ऐसे डायरेक्ट मार्केट में सेल कर दो। सो परचेजेज वर्ड किसके लिए यूज़ होगा, परचेजेज वर्ड यूज़ होगा सिर्फ और सिर्फ आपके गुड्स के लिए। और गुड्स कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली मार्केट से गुड्स खरीद सकते हो, मतलब बना बनाया प्रोडक्ट, या आप खरीद सकते हो रॉ मटेरियल, जिससे आप फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे और फिर उसे मार्केट में बेच दोगे। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से क्या मतलब है, गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। मतलब कि जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ये था आपका बिजनेस। अब आपका बिजनेस क्या कर रहा है, ये मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं। सो आप सप्लायर से क्या करते हो, आपका बिजनेस सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदता है और काफ़ी बार बने बनाए गुड्स भी खरीद लेता है। सो जो रॉ मटेरियल आपने अभी सप्लायर से खरीदा, काफ़ी बार क्या होता है, आपको वो रॉ मटेरियल पसंद नहीं आता या उस रॉ मटेरियल में कुछ कमी होती है, तब आप क्या करते हो, इस रॉ मटेरियल को इनको वापस भेज देते हो कि हमें कुछ नया रॉ मटेरियल दो क्योंकि ये बेकार है। मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं। सो जब आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा इनसे, जब आपकी कंपनी इसको वापस उन सप्लायर को रिटर्न कर देगी, उसे बोल लेंगे हम परचेज रिटर्न। इसका दूसरा नेम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। मतलब कि रिटर्न आउटवर्ड से आप क्या समझ रहे हो कि बाहर जाना। रिटर्न का मतलब वापस, आउटवर्ड का मतलब बिजनेस से बाहर। मतलब कि जो पहले आपने खरीदा था बिजनेस के लिए, अब आप उसे वापस कर रहे हो, इसलिए हम वर्ड यूज़ करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। इसके बाद हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है सेल्स। अब सेल्स के मतलब क्या होता है, सेल्स का नॉर्मल मतलब होता है कोई भी सामान बेचना।
और सेल वर्ड आप अपनी लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हो, बट हम अब इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर अ प्राइस। मतलब कि जब आप एक कीमत के लिए या तो अपने गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं अपने, या आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो किसी कस्टमर को किस लिए, ताकि आप उनसे पैसे ले सको, तब हम उसे बोलते हैं सेल। और जो आपकी सेल होती हैं वो आप कैश में भी कर सकते हो और वो आप क्रेडिट में भी कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी बार आप किसी कस्टमर को, जो बिजनेस होते हैं वो उनको कैश में डील करते हैं कि भाई जब तुम मुझे कैश देगा तभी मैं अपना प्रोडक्ट तुझे दूंगा, और काफ़ी कस्टमर को वो क्रेडिट पे मतलब उधार पे भी बेचते हैं। और ऐसे ही जो आपकी परचेजेज होती हैं, मतलब कि जो आपका बिजनेस परचेज करता है वो आप कैश पे भी कर सकते हो, मतलब कि जो सप्लायर है उसे तुरंत आपने कैश दिया, उससे रॉ मटेरियल खरीदा, या आप परचेजेस क्रेडिट पे भी कर सकते हो। मतलब कि आप सप्लायर के पास गए, आपने बोला कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, ये आपको रॉ मटेरियल दे देगा और आप उसकी 1-2 महीने बाद पेमेंट कर दोगे। सो परचेजेस भी आपकी कैश पे भी हो सकती हैं, क्रेडिट पे भी हो सकती हैं, और सेल्स भी आपकी कैश पे भी हो सकती हैं और क्रेडिट पे भी हो सकती हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न से मतलब क्या है? गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर टू द सेलर। मतलब कि जब हमारे कस्टमर हमारे सेलर को गुड्स वापस कर देंगे उसे क्या बोल लेंगे हम? उसे बोल लेंगे हम सेल्स रिटर्न। जैसे कि अभी के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपकी कंपनी रही, मतलब जो आपका बिजनेस था, और आपका बिजनेस क्या कर रहा है? आपका बिजनेस डिफरेंट कस्टमर को क्या कर रहा है? डिफरेंट कस्टमर को सेल कर रहा है। सो अब आपने इसको सेल किया, सपोज आपका कुछ भी प्रोडक्ट है, जैसे कि आप पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सो आपने पेन मैन्युफैक्चर किए, इसको सेल किए। अब इस कस्टमर को आपका पेन पसंद नहीं आया, तब ये क्या करेगा? काफ़ी बार आपका पेन आकर आपको रिटर्न कर देगा, क्योंकि आपने इसको क्या की थी? आपने इसको की थी सेल। अब इसने ये आकर आपको रिटर्न कर दिया, तब हम इसे क्या बोल लेंगे? सेल्स रिटर्न। और परचेज रिटर्न क्या था? परचेज रिटर्न होता है जब जो बिजनेसमैन होता है, जो वो सप्लायर वगैरह से जब रॉ मटेरियल कच्चा माल ऐसे खरीदता है, जब बिजनेसमैन को वो नहीं पसंद आता है, जब वो उनको वापस कर देता है, वो होता है परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होता है? जब हमारे कस्टमर हमें वापस करेंगे, वो होती है हमारी सेल्स रिटर्न। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल से क्या मतलब है? अमाउंट रिसीवेबल बाय एन एंटरप्राइज फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब जो बिजनेस है, जो नॉर्मली गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है अपने कस्टमर को, सो उनकी वजह से जो उसको अमाउंट मिलना है, मतलब कि जो अमाउंट मिलना था बट उसे अभी मिला नहीं, उसे हम क्या बोल लेंगे? उसे बोल लेंगे हम ट्रेड रिसीवेबल। अमाउंट रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज, मतलब वो अमाउंट जो कि एंटरप्राइज को मिलना था, किस लिए? क्योंकि उसने सेल किए हैं गुड्स एंड सर्विसेज, किसकी वजह से? जो वो नॉर्मली बिजनेस में सेल करता है। और ट्रेड रिसीवेबल हमारे 2 टाइप के होते हैं, मतलब कि पूरे के पूरे ट्रेड रिसीवेबल को हमने 2 कैटेगरी में सेग्रीगेट कर रखा है। फर्स्ट है हमारे डेटर्स। अब डेटर्स कौन होते हैं? दोज पर्सन और फर्म्स टू whom गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। अब वो कस्टमर हमारे या वो फर्म जिनको हमने उधार पे सामान बेचा था, बट उन्होंने हमें अभी तक हमारी पेमेंट नहीं करी, मतलब उनसे हमें अभी तक पेमेंट नहीं मिली, उसे बोलते हैं हम डेटर्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा बिजनेस रहा और ये थे हमारे कस्टमर जिसको हम सेल करते थे। हमने इनको क्या बेचे? हमने इनको अपने पेन बेचे। अब क्योंकि हमने इनको पेन बेचे, इनको हमें क्या पे करना था? इनको हमें पे करना था कैश। बट जब तक ये हमें कैश नहीं पे कर देंगे, ये हमारे क्या बने रहेंगे? ये हमारे बने रहेंगे डेटर। मतलब इनको हमने अपने प्रोडक्ट दे दिए, डेटर को आप क्या समझते हो? दे दिए, बट पैसा नहीं मिला। और सेकंड ट्रेड रिसीवेबल की क्लासिफिकेशन क्या है? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल से क्या मतलब होता है? अब कुछ डेटर ऐसे होते हैं जिन पे हमें कुछ ट्रस्ट इशू वगैरह होते हैं, तब हम उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करा लेते हैं कि आप फ्यूचर में हमें इस डेट को पेमेंट कर दोगे, तब हम उसे क्या बोल देते हैं? तब हम उसे बोल देते हैं बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में करोगे, क्योंकि ये आपका एक स्पेशल चैप्टर है। मतलब कि जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं डेटर जिसको हमने उधार पे सामान बेचा था, और जिसमें ये लिखा होता है कि जो अमाउंट है आपका वो मैं फ्यूचर में आपको इस तारीख को इस डेट पे इस टाइम पे पे कर दूंगा, उसे बोलते हैं हम बिल रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ये अब आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है ट्रेड पेबल।
अब ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल के जस्ट अपोजिट है। सो ट्रेड पेबल की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट पेबल मतलब कि वो पैसा जो कि आपको पे करना है किस वजह से, जो कि आपने गुड्स परचेज करे हैं या सर्विसेज अवेल करी हैं नॉर्मल बिजनेस में। जैसे कि आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, सो कुछ सामान आप उधार में खरीदते हो, कुछ सर्विसेज आप उधार में अवेल करते हो। सो क्योंकि आपने उसकी पेमेंट करी नहीं अभी, तब वो क्या बना रहेगा आपका, वो बना रहेगा आपका ट्रेड पेबल। आप पूरे के पूरे ट्रेड पेबल हमने दो कैटेगरी में क्या कर दिए, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट कैटेगरी का नेम क्या, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हम किनको बोलते हैं, वो पर्सन या एंटरप्राइज फ्रॉम whom गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन परचेज्ड या अवेल्ड ऑन क्रेडिट बट पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड। मतलब कि वो व्यक्ति या वो बिजनेस जिनसे आपने गुड्स या सर्विसेज उधार पे तो ले ली और आपने क्रेडिट पे ली वो, बट आपने उनकी अभी तक पेमेंट नहीं करी, वो होंगे आपके क्रेडिटर्स। और बिल पेबल क्या होंगे, बिल पेबल हमारे वो क्रेडिटर्स होंगे, मतलब कि कुछ क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं जो कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर कर दे देते हैं जिनसे वो उधार पे सामान लेते हैं। सो उसे क्या बोल लेंगे हम, उसे बोल लेंगे हम बिल्स पेबल। सो डेफिनेशन क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब कुछ क्रेडिटर ऐसे होते हैं जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट साइन करके दे देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि मैं आपका अमाउंट फ्यूचर में इस तारीख को इस टाइम पे कर दूंगा। सो वो क्या बन जाते हैं हमारे, वो क्रेडिटर हमारे बन जाते हैं बिल्स पेबल। अब ट्रेड पेबल और बिल रिसीवेबल में क्या डिफरेंस होता है आपको ये भी समझ आ गया होगा। और अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो सो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो सो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज़ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आपने बहुत बार सुना होगा क्योंकि आप जहाँ पर भी शॉपिंग मॉल में जाते हो आप बहुत सारे देखते हो वहाँ पर डिस्काउंट 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 लिखा होता था, 50% सेल, 50% ऑफ। सो ये सब क्या होता है, डिस्काउंट। सो डिस्काउंट की डेफिनेशन क्या है, एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स आउट ऑफ डिलीवरी प्राइस या सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एंड डिडक्शन फ्रॉम द मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब कि कुछ ऐसी छूट जब आपको सेलर दे देता है, किसमें से, जो सेलिंग प्राइस होता है। आपने देखो सेलिंग प्राइस काफ़ी बार लिखा होता है 400 रुपये, वो आपको वही आइटम 10-20% डिस्काउंट काट कर 200-300 रुपये में ऐसे दे देता है। और काफ़ी बार वो आपको, ताकि आप जल्दी पेमेंट कर दे, तब भी वो आपको कुछ डिडक्शन दे देता है। सो उस डिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस डिडक्शन को बोलते हैं हम डिस्काउंट। सो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट वो छूट होती है जो कि आपको सेलर देता है। सो डिस्काउंट भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड टाइप क्या है, कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ द गुड्स व्हेन दे बाउट अ सर्टेन क्वांटिटी। अब आप काफ़ी बार जब शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हो तब आपने देखा होगा कि सेलर आपको ये बोलते हैं कि इसके 3 आइटम ले लो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, इसके 10 आइटम ले लो तब आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। तब हम उसे क्या बोलते हैं, उस डिस्काउंट को बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब जब आप कोई सामान थोक में खरीदते हो या आप जब बल्क में क्वांटिटी खरीदते हो तब जब वो आपको डिस्काउंट देता है उसे बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, और क्यों नहीं रिकॉर्ड करते ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको जर्नल चैप्टर कराऊंगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब सेलर क्रेडिट पे सामान बेच देता है तब उसको ये भी टेंशन रहती है कि मुझे मेरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा। तब वो क्या करता है, जिसको उसने उधार पे सामान बेचा होता है ताकि उससे जल्दी से जल्दी पैसा निकलवा ले, तब वो उसको फालतू डिस्काउंट देता है जिसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। मतलब कि डिस्काउंट अलाउडेड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट। मतलब कि यहाँ पर सामान बेच दिया, अब उस सामान जो हमने बेचा उससे जल्दी से जल्दी पैसे मिल जाए, तब वो उसको जो अलग से डिस्काउंट देता है ताकि वो जल्दी पेमेंट कर दे, उसे बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट हम हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और क्यों करते हैं क्यों नहीं करते ये जब हम जर्नल चैप्टर करेंगे वहाँ पर डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है रिबेट। अब रिबेट क्या होता है, कभी भी डिस्काउंट और रिबेट को सेम मत समझ लेना, क्योंकि रिबेट आप जब सेल हो चुकी होती हैं उसके बाद जो आपको डिडक्शन मिलती है उसे रिबेट बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि ये आपका सेलर रहा और ये आपका बायर रहा। सो यहाँ पर सपोज करो हम लिख लेते हैं सेल।
सो जो सेल तक के डिस्काउंट मतलब कंसेशन होती है वो आपकी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होती है। और जब सेल हो चुकी होती है उसके बाद अगर वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, एक्स्ट्रा छूट देता है, उसे बोलते हैं हम रिबेट। सो रिबेट का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर आफ्टर गुड्स हैव बीन सोल्ड। मतलब कि जब गुड्स बेच दिए हमने, सर्विसेज दे दी कस्टमर को, उसके बाद जब हम उसे कुछ छूट देते हैं उसे बोलते हैं रिबेट। अब काफ़ी बार क्या होता है, जैसे कि ये कोई बिजनेस रहा और बिजनेस से कोई कस्टमर अगर कुछ प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो काफ़ी बार वो कंप्लेंट करते हैं कि जो ये प्रोडक्ट था इसकी मुझे कम क्वांटिटी दी आपने, ये जल्दी एक्सपायर हो चुका है, आपने मुझे एक्सपायरी प्रोडक्ट दिया, आपने जो वादा किया था उस टाइप का ये प्रोडक्ट नहीं है। तब सेलर कुछ उसे फालतू का डिस्काउंट दे देता है क्योंकि सेल तो हो चुकी है बहुत पहले। जो उसे वो बाद में डिस्काउंट देता है, जो उसे बाद में छूट देता है, उसे बोलते हैं हम रिबेट। सो डिस्काउंट और रिबेट में क्या डिफरेंस होते हैं आपको समझ आ गया? डिस्काउंट सेल से पहले होता है, रिबेट आपकी सेल के बाद होती है। सो ये दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस था। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब, अब आपने काफ़ी बार ये वर्ड सुना होगा, दिवालिया निकल गया, किसका तो दिवालिया निकल गया। सो जब कोई इंडिविजुअल या कोई बिजनेस पैसा देने की सिचुएशन में ना हो तब हम उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और सॉल्वेंट किसे बोलते हैं हम? जब किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी के पास पूरा पैसा हो, मतलब कि वो अपना कर्ज पे कर सकती है, उसे बोलते हैं हम सॉल्वेंट। मतलब अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं, आप बिल्कुल कंगाल हो चुके हो, तब आपको इंसॉल्वेंट बोला जाएगा। और जब आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप अपने डेट इजीली पे कर सकते हो, तब आपको सॉल्वेंट बोला जाएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर को आप ओनर भी बोल सकते हो। सो प्रोप्राइटर कौन होता है? जो बिजनेस शुरू करता है, जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम प्रोप्राइटर। सो प्रोप्राइटर बिजनेस का मालिक होता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द यूसेज एंड टाइम। अब जो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। सो फिक्स्ड एसेट में होते हैं जैसे कि आपकी मशीनरी होगी, इसके अलावा जैसे कि आपका प्लांट हो गया, आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं कंपनीज में। सो प्लांट, ये वो प्लांट मत ले लेना जो आपके आसपास, घर के आसपास ट्रीज होते हैं। प्लांट का मतलब होता है बड़ी बड़ी मशीनें। सो कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे आप इनको यूज़ करते रहते हो, इनकी वैल्यू में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि कोई मशीन अगर आपने आज 1 करोड़ की खरीदी, सो अगर आप इसको 10 साल यूज़ कर लोगे तो इसकी वेस्टेज हो जाएगी, मतलब ये बहुत ही कबाड़ बन जाएगी। सो ये नॉर्मली मार्केट में 2 लाख की बिकेगी, 3 लाख की मिलेगी। सो जो ये वैल्यू में डिक्लाइन हुआ 1 करोड़ से 2 लाख तक आ गई, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन भी आप बहुत ज़्यादा डिटेल में करोगे क्योंकि ये भी आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसको हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है बैड डेट। बैड डेट क्या होते हैं? अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि हम काफ़ी बार अपने कस्टमर्स को, जैसे कि ये हमारा बिजनेस रहा, ये क्या करेगा? ये कुछ कस्टमर्स को क्रेडिट पे सामान बेच देगा। अब कुछ कस्टमर तो ऐसे होंगे जो इसको पैसा पे कर देंगे, बट कुछ ऐसे होंगे जो इसको 1 भी रुपया पे नहीं करेंगे। सो जो इसको अमाउंट पे नहीं करेंगे उसे क्या बोल लेंगे हम? बैड डेट। मतलब कि जो पैसा हमारा डूब जाता है किसकी वजह से? जो कस्टमर को हमने सेल करी थी, अगर उनसे हमें पैसा नहीं मिला, उसे बोल लेंगे हम बैड डेट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है वाउचर। अब वाउचर क्या होता है? एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कवर करा दिया था। अब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बाद आपने अपने कस्टमर को सेल करी, सो इसका कुछ लिखित प्रूफ होता है। जैसे कि आप कभी सामान खरीदने गए हो, सो वो आपको एक बिल टाइप देता है, काफ़ी बार वो आपको रिसिप्ट देता है। जैसे आप बैंक में डिपॉजिट कराने जाते हो तो बैंक में क्या होता है, इतनी लंबी सी स्लिप होती है, तब वो आपको इस साइड की स्लिप फाड़ के आपको दे देता है, ये स्लिप वो अपने पास रख लेता है। सो इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम वाउचर। और वाउचर्स भी आपके एक स्पेशल चैप्टर है, सो इसको डिटेल में हम वहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट वर्ड आपको वैसे भी पता है। सो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। मतलब कि जो खर्चा आपका किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो आपका खर्चा आता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको नॉर्मली बोल देते हैं हम कॉस्ट। उसके बाद हमारी लास्ट अकाउंटिंग टर्म है इन्वेंट्री।
अब इन्वेंट्री आपने बहुत बार सुना होगा अपनी लाइफ में भी। सो इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश्ड प्रोडक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल। मतलब कि इन्वेंट्री आपका टोटल होता है किस किस का? स्टॉक इन ट्रेड, मतलब कि स्टॉक इन ट्रेड से मतलब क्या होता है? जो आप बने बनाया सामान खरीद रहे हो। फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो आप कच्चे माल से बना रहे हो। वर्क इन प्रोग्रेस, जो कच्चा माल थोड़ा बहुत प्रोसेस करके उसके बाद बनता है उसे वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और रॉ मटेरियल तो आपको वैसे भी पता है। सो अब इनका ये स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश्ड प्रोडक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल के होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि सपोज करो ये आपकी शॉप रही। शॉप में आप क्या बना रहे हो? शॉप में आप समोसे बना रहे हो। सो समोसे बनाने के लिए आप सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होते हैं पोटैटोज़। पोटैटोज़ के अलावा आपको चाहिए होता है बेसन। सो ये आपका क्या होगा? पोटैटो और बेसन रहेगा आपका रॉ मटेरियल। उसके बाद जब आप पोटैटो को मतलब कट कर देते हो, फिर उसको बेसन में मिलाकर रख देते हो, वो आपका क्या बन जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। और जब आप उसको तेल में से तल देते हो, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका फिनिश प्रोडक्ट। अब काफ़ी शॉपकीपर क्या करते हैं? वो ये बने बनाए समोसे किसी दूसरी दुकान से ले लेते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम स्टॉक इन ट्रेड। सो जो ये चारों के चार हैं, जब आप इनका टोटल कर देते हो, मतलब कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश प्रोडक्ट और स्टॉक इन ट्रेड, इसे क्या बोलते हैं? तब हम इसे बोलते हैं इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री से ही एक कॉमन वर्ड रिलेटेड है, क्या है? स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रेफर्स टू द प्रोडक्ट सोल्ड दैट कुड बी इन एनी फॉर्म। मतलब स्टॉक हम उन प्रोडक्ट्स को बोलते हैं जो कि हम सेल करते हैं, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। किसी भी फॉर्म का मतलब या तो वो आपके मतलब रॉ मटेरियल की फॉर्म में होंगे, अभी मतलब सिर्फ कच्चे माल की फॉर्म में होंगे, या वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिनिश्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकते हैं। सो स्टॉक रेफर्स टू द प्रोडक्ट सोल्ड दैट कुड बी इन एनी फॉर्म बट दे आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो या तो अभी कच्चे माल की सिचुएशन में होंगे, जैसे कि अभी आलू या बेसन की फॉर्म में होंगे, या कुछ अभी कच्चा पक्का होगा, या बिल्कुल बन चुके होंगे, जो कि अभी साल ख़त्म हो चुका है आपका और आपने उनको अभी तक बेचा नहीं, उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं हम स्टॉक। अब स्टॉक और इन्वेंट्री में एक कॉमन सा डिफरेंस क्या होता है कि स्टॉक में सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों को कंसीडर करते हो जो आप अपने कस्टमर को सेल कर रहे हो। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था शॉप का, जो कि समोसे बेच रही थी मार्केट में। सो समोसा उसका क्या होगा? समोसा उसको होगा स्टॉक, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ समोसा बेच रही है। अब अगर वो आलू भी बेचने लग जाए, बेसन भी बेचने लग जाए, तब वो भी हम किस कैटेगरी में कंसीडर कर लेंगे? वो भी हम कंसीडर कर लेंगे स्टॉक में। जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा मैन्युफैक्चरिंग, जो जैसे डोमिनोज़ वगैरह ये होते हैं। सो ये क्या बेचते हैं? सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा बेचते हैं। अब पिज़्ज़ा बेचने के लिए नीचे बेस लगता है, उसके ऊपर टमाटर वगैरह बहुत सारी सॉसेस वगैरह लगती हैं। अगर सिर्फ ये पिज़्ज़ा बेच रहे हैं तो पिज़्ज़ा स्टॉक में आएगा। और उसके अलावा अगर ये वेजिटेबल्स वगैरह जो सब पिज़्ज़ा बनाने के लिए लगते हैं, अगर वो भी सेल करने लग जाए, तब हम उसको भी स्टॉक की कैटेगरी में ले लेते हैं। अदरवाइज़ वो किसकी कैटेगरी में रहती हैं? वो रहती हैं आपकी इन्वेंट्री की कैटेगरी में। सो इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको समझ आ चुका होगा। और जो हमारा स्टॉक होता है, स्टॉक भी हमारा दो टाइप का हो सकता है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है। अब वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो आपके 31 मार्च को बिके नहीं, उसे हम क्या बोल लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि कोई कंपनी थी, वो ये पेन मैन्युफैक्चर कर रही थी और 31 मार्च को उसके 1 लाख पेन ऐसे हैं जो अभी वो बेच नहीं पाई। सो ये 1 लाख पेन के होंगे उसके क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किस डेट को एग्जिस्ट करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं आपका 31 मार्च को। जैसे ही 31 मार्च ख़त्म हो जाएगी, फिर से आपका नया ईयर शुरू हो जाएगा। जैसे फिर से 1 अप्रैल आएगी। सो जो 31 मार्च को स्टॉक बचा है उसे बोल लेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक अब अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि 31 मार्च को दुकान के शटर बंद हो चुके होंगे। जब वो दोबारा से 1 अप्रैल को अगर दुकान के शटर खोलेगा दोबारा से, तो यही स्टॉक पूरा का पूरा 1 लाख पेन अभी उसके पास पड़ा होगा, तो ये अगले साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। सो स्टॉक हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। और इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है।
और वो डिफरेंस क्यों होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। सो जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म का चैप्टर था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। So that's all for today. Keep learning and smiling. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. And if you have any suggestion, do comment in the comment section, and you can join the Telegram group from the description section. I have given the link of the Telegram in the description. So thank you. Bye bye.